हेलो बच्चों, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 7th लेसन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन। पहला लेक्चर है। अभी जो 7th लेसन है, इसके कितने लेक्चर्स बनेंगे मैं उस तरह से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने तक और उसे डिवाइड करूँगी लेक्चर्स में। मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड लेक्चर है, क्योंकि कोई कोई लेसन्स बड़े होते हैं और एक पीरियड्स में एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसे डिवाइड कर दूंगी पार्ट्स में। सो वी विल स्टार्ट नाउ फर्स्ट 7th लेसन। इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट द पीरियड्स फ्रॉम 1920 टू 1947 इज नोन एज द गांधीयन एरा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अंडरलाइन करके इसे रखो। व्हाट इज़ कॉल्ड एज द गांधीयन एरा, तो ये आप लोगों को आंसर में लिखना है। 1920 टू 1947 का पीरियड है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी ये आता है। आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक इन 1920, लोकमान्य तिलक कौन है, जिन्होंने अपने इंडिया में महाराष्ट्र में स्पेशली उन्होंने स्टार्ट किया था शिवाजी महाराज की जयंती सेलिब्रेट करना। एंड ऑल्सो जो हम गणपति सेलिब्रेट करते हैं, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, तो पहले सिर्फ घरों में लाया जाता था गणपति को, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना की थी। बिकॉज लोगों को एक साथ आना चाहिए और एक साथ आकर यूनिटी रखनी चाहिए, इसीलिए लोकमान्य तिलक ने क्या स्टार्ट किया था, गणेश चतुर्थी, सार्वजनिक गणेश चतुर्थी स्टार्ट की थी और शिवाजी महाराज जयंती भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। द रीजन of the national movement went into the hands of Mahatma Gandhi. He gave a new directions to the freedom movements with the principles of truth, non-violence and satyagraha. Please underline this again. Due to the influence leaderships of Mahatma Gandhi, the national movements became more comprehensive. This led to the beginnings of a new era in the freedom movements of India. रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के लिए गए थे, तो उनके साथ में किस तरह से ट्रीट किया गया था वहाँ पर। फिर गांधी जी में किस तरह से उन्होंने सोचा कि ऐसे जीने के बदले तो हम अपना खुद का स्वराज्य निर्माण करेंगे, स्वराज्य खुद का इस्टेब्लिश करेंगे। और व्हाट चेंजेस वहाँ पे उनमें आए, मतलब किस तरह से उनमें चेंजेस आए, तो ये हमने यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर सम लीगल वर्क इन 1893। साउथ अफ्रीका वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। साउथ अफ्रीका ब्रिटिश लोगों का, वहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ कॉलोनीज क्या रहते हैं, जहाँ पर एक टाइप के लोग रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉलोनी। ब्रिटिश में इंग्लैंड में आप जाओगे तो वहाँ पर इसी तरह से कॉलोनीज एस्टेब्लिश की गई थी। द मैनी इंडियंस हैड सेटल्ड देयर फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड सच अदर वर्क। तो वहाँ पर वो टाइम पर भी इंडियंस थे, लेकिन इंडियन लोगों के साथ में बहुत ही इल ट्रीट किया जाता था, बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। मतलब इंडियंस लोगों को जैसे सर्वेंट्स आज के अपने यहाँ पर अगर देखोगे तो जो नौकर होते हैं या सफाई लोग होते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। इतना बुरा व्यवहार वहाँ पर इंडियंस के साथ में किया जाता है, जो इंडियंस बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे। The Indians in the South Africa were treated as criminals and the humiliated at all time, और हर बार उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था। In 1906 the government declared that it was compulsory for the blacks to carry an identity card and their freedom was restricted as well. मतलब क्या करना होगा, अब जो इंडियंस है, इंडियंस को ब्लैक कहा जाता था, और क्योंकि ब्रिटिश के अगर आप देखोगे लोग वहाँ बहुत फेयर होते हैं, गोरे होते हैं, और इंडियंस उनके कंपेयर में इंडियंस ब्लैक है, इसीलिए उन्हें ब्लैक कहा जाता था। और उन्हें क्या करना है, दे हैव टू वेयर अ आइडेंटिटी कार्ड, अपने पास हर बार आइडेंटिटी कार्ड लेकर घूमना है। और उनका जो फ्रीडम है उसे भी अब रिस्ट्रिक्शन में लाया गया था, वो जहाँ पर भी चाहिए जा नहीं सकते थे।
हर चीज़ में उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जा रही थी। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर द पीपल। गांधी जी ने सत्याग्रह का पाथ अपनाकर लोगों के लिए जस्टिस लेकर दिया हुआ था। गांधी जी अराइव्स इन इंडिया। अब गांधी जी अफ्रीका से इंडिया में आ गए हैं। ऑन 9th January 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एज सजेस्टेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। ही मेड टूर ऑफ द एंटायर नेशन, मतलब पूरा एंटायर नेशन मतलब पूरा इंडिया में सब जगह पर वो टूर करके आए हैं, घूम कर आए हैं। बिकेम सैड लुकिंग एट द माइजरी एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल। और वहाँ पर इंडिया में हर जगह पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, कितनी गरीबी छाई हुई है सब जगह पर इंडिया में। एंड ही टुक अप द वॉव ऑफ सर्विस टू द नेशन। और तभी उन्होंने देश के लिए कुछ करने की शपथ ले ली थी, सोच लिया था। ही स्टेड एट द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद गुजरात में एक गुजरात स्टेट में एक सिटी है अहमदाबाद, वहाँ पर साबरमती आश्रम में वो रहते थे। ही फॉलोड अ न्यू टेक्निक ऑफ सत्याग्रह टू गेन जस्टिस फॉर कॉमन पीपल। तो उन्होंने अभी सत्याग्रह ये एक नया टेक्निक स्टार्ट कर दिया था जो कॉमन पीपल्स के लिए, जो कॉमन पीपल मतलब जो गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको जस्टिस दिलवाने के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह का मार्ग अपनाया है। फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह। अभी सत्याग्रह मीन्स व्हाट? तो गांधी जी ब्रॉट अ नॉवेल टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। क्या है उसका मतलब? इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह इज थ्रू पेशेंस एंड सत्याग्रह एन अनजस्टिस पर्सन इज made aware of truth and justice and also bring transformation in his views। मतलब किसी भी इंसान में बदलाव लाना है तो उसे किस तरह से लाना होगा? हमें सत्य से, जस्टिस से लाना है, सत्य से लाना है, ट्रुथ से लाना है। और इसमें हमें पेशेंस रखने हैं, किसी भी तरह का वायलेंस हमें करना नहीं है। अ पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज वायलेंस एंड अनट्रूथ मीन्स वॉज द टेक्निक ऑफ गांधी जी। तो ऐसे गांधी जी का टेक्निक था कि इसमें कोई भी मारझोड़ नहीं करना है, मारामारी नहीं करनी है, किसी को धमकाना नहीं है, सिर्फ शांति से हम कोई भी काम करके लेंगे, लेकिन ट्रुथ से, सत्य से। लेटर Not only in India but in many parts of world, people adopted the path of सत्याग्रह to fight against injustice। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो बहुत जो वर्ल्ड के अदर प्लेसेस हैं, पार्ट्स है, वहाँ पर भी सत्याग्रह को अपनाया जा रहा था। बिकॉज ये एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था, इसमें कोई भी वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। और अपने कोई जो सत्य से जो हम किसी भी चीज़ को अगर कंटिन्यू करना चाहते थे तो उसका हमें मार्ग मिलता था, वो पाथ हमारे लिए ओपन हो सकता था। गांधी जी पाथ ऑफ सत्याग्रह मेड एन इम्पैक्ट ऑन द मार्टिन ल्यूथर किंग हु वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द राइट ऑफ द ब्लैक्स इन अमेरिका। तो अमेरिकन ब्लैक्स के लिए, अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दो पार्ट्स है। तो इसमें क्या है, जो साउथ अमेरिका होता है वहाँ पर ब्लैक्स लोग भी है, इसीलिए उन लोगों को जो जस्टिस नहीं मिल रहा था उनको भी बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वहाँ पे उन्हें भी फ्रीडम नहीं था। तो इसीलिए जो मार्टिन ल्यूथर है किंग, उसने ये सत्याग्रह का पाथ अपनाया है। एज वेल एज ऑन द नेल्सन मैंडेला इन साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मैंडेला जो है इन्होंने भी साउथ अफ्रीका में ये पाथ अपनाया हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू चंपारण सत्याग्रह। अभी चंपारण में एक सत्याग्रह हुआ था, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। इन बिहार द फार्मर्स ऑफ द चंपारण रीजन्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो। इंडिगो क्या है? ए ब्लू कलर, जो हमारे पास आप कपड़ों में नील डालते हैं, ग्रीन ब्लू कलर का जो नील सफ़ेद कपड़ों में डाला जाता है। तो ये
कल्टीवेट करने के लिए, वो कलर का इंडिगो जो है उसे कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जाता था लोगों को इकोनॉमिकली, सिंस दे रिसीव्ड फिक्स अमाउंट फ्रॉम द प्लांटर्स। गांधीजी वेंट टू चंपारण इन 1917. He organized the farmers in the Champaran and launched agitations by following the way of सत्याग्रह। तो गांधी जी जब 1917 में चंपारण गए तो उन्होंने क्या किया, फार्मर्स लोगों को एक साथ में ही लिया, ऑर्गेनाइज किया उनका एक एजिटेशन, एंड फिर उन्होंने उनके साथ में मिलकर सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। गांधी जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया बिकेम सक्सेसफुल एंड द फार्मर्स वर गिवन जस्टिस। और ये फर्स्ट टाइम गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह किया हुआ था एंड दैट वाज सक्सेसफुल। फार्मर्स लोगों को यहाँ पर जस्टिस मिल गया है, उन्हें न्याय मिला है। नेक्स्ट है खेड़ सत्याग्रह। ड्यू टू कॉन्स्टेंट फेमाइन्स इन खेड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात द क्रॉप्स हैड फेल्ड। तो बहुत फेमाइन मतलब क्या होता है, जो अचानक से बारिश आती है या कोई तूफान आते हैं, इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फेमाइन्स। सो उसमें क्रॉप्स जो है पूरे फेल हो गए हैं, मतलब क्रॉप्स ख़राब हो गए थे। स्टिल द लैंड टैक्स वॉज फोर्सिबली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। और फिर भी मतलब फार्मर्स लोगों का क्रॉप्स तो ग्रो नहीं हुआ है, इतना सारा नुकसान होने के बाद भी उन्हें गवर्नमेंट को जो टैक्स पेड करना था। एंड गांधी जी सजेस्टेड दैट द फार्मर्स शुड रिफ्यूज टू पे द टैक्स। गांधी जी ने क्या कहा कि फार्मर्स लोगों को टैक्स पे नहीं करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना है, बिकॉज गवर्नमेंट तब कौन सा था, इंडियन गवर्नमेंट नहीं था, ब्रिटिश अपना गवर्नमेंट चला देती। एंड द फार्मर्स बिगैन द मूवमेंट्स फॉर scrapping the tax at the Khed in 1918. गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडरशिप्स ऑफ दिस मूवमेंट। और इसके लीडर कौन थे, गांधी जी। विद इन अ शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स। और फिर इसके लिए देखो यहाँ पर अभी गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करवाया खेड़ में, इसके वजह से जो वहाँ के फार्मर्स जो थे उनका भी टैक्स पूरा माफ़ हो गया है। द वर्कर्स मूवमेंट एट अहमदाबाद। अभी इसके बाद वर्कर मूवमेंट मतलब ये सत्याग्रह जो है एक तरह का न्यू लेकर आया है, इस तरह से कि एक नया रास्ता लेकर आया है, नया मार्ग लेकर आया है कि अपनी अगर कोई भी बात पूरी नहीं हो रही है, बट कौन सी, ऐसे नहीं जस्टिस है लेकिन फिर भी नहीं पूरा हो रहा है, तो वी कैन फाइट फॉर दैट और नॉन वायलेंसली। ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लेशंस। मिल वर्कर्स डिमांडेड फॉर राइज इन सैलरी। तो मिल वर्कर्स को अभी सैलरी बढ़ाकर चाहिए, बट द मिल ओनर्स रिजेक्टेड दिस डिमांड। एज पर गांधी जीज एडवाइस द वर्कर्स वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल। एंड फाइनली द मिल ओनर्स हैड टू बैक ऑफ एंड द सैलरी ऑफ वर्कर्स वॉज इंक्रीज। और ऐसे नहीं है कि वो ज़बरदस्ती उनको बढ़ाकर बोल रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से अगर सैलरीज बढ़ा ही नहीं है, काम बढ़ रहा है, तो इनडायरेक्टली उन लोगों को फिर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इस तरह का स्ट्राइक करना पड़ता है। और वो क्या हो गया है, वो मांग पूरी हो गई है और उनकी सैलरी जो है इंक्रीज भी हो गई थी। तो ये कहाँ पर हुआ है, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ अहमदाबाद। देन सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट एक बहुत ही इस तरह का एक्ट था कि लोगों को बिना कुछ पूछे उन्हें अरेस्ट किया जाता था। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी देखते हैं। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियंस हैड हेल्प द ब्रिटिश। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने क्या कहा था कि आप लोग हमें हेल्प करो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपके इंडिया को फ्री कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द इंडियंस फेल्ट दैट द आफ्टर द वर्ल्ड वॉर is over there will be a systems of governments for taking decisions for well-being of the Indian। और इंडियंस को कुछ अच्छे से उसका फ़ायदा होगा, ऐसे इंडियंस लोगों ने सोचा था। बट देयर वॉज द ग्रोइंग unrest amongst the Indians regarding the increasing prices and taxes etc। तो अभी ऐसा कर उसना तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंडियंस थे उनके प्राइजेस यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ें अगर ख़रीदते हैं तो उसके प्राइजेस और उसके ऊपर का जो टैक्स है, जैसे अभी GST लिया जाता है, तब टैक्स लेते थे तो टैक्सेस उसको भरना पड़ता था। ठीक है,
to suppress this discontent and to suggest the measures about it. A committee was appointed under Sir Sidney Rowlett. तो जो सर सिडनी रॉलेट है उन्होंने कमेटी वॉज अपॉइंटेड, एक कमेटी अपॉइंट की गई थी सर सिडनी वॉलेट ने. अकॉर्डिंग टू recommendations of this committee, a new law was passed without considering the oppositions of Indian members in Central Legislative Assembly on 17 March 1919. This law came to be known as Rowlett Act. वो लॉ जो है 17 मार्च, अभी मैच करने के लिए आ सकता है, 17 मार्च 1919. विच एक्ट वॉज पास्ड? रॉलेट एक्ट. This act gave the right to the government to arrest anybody without any warrant or imprison without any trial. मतलब उन्हें कोई भी, उनके ऊपर अगर गुनाह दाखिल नहीं हुआ है फिर भी उन्हें क्या किया जाता था? उन्हें अरेस्ट कर सकते थे, उन्हें जेल में डाल सकते थे, इम्प्रिजन किया जाता था. अपील वॉज प्रोहिबिटेड अगेंस्ट द पनिशमेंट गिवन दो दिस एक्ट. द इंडियंस कॉल्ड दिस एक्ट एज द ब्लैक एक्ट. तो जो रॉलेट एक्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक एक्ट. तो इसके लिए भी मैच करने के लिए आ सकता है. तो इसके लिए आप लोग क्या करो, इसे पूरा अंडरलाइन करके रखो, ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है. एंड ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई द रॉलेट एक्ट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक एक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप यहाँ पे IMP लिख के रखो, मतलब आप लोगों को समझ में आएगा कि आंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड द टाइड ऑफ एंगर अरोज. टाइड मतलब क्या है? एक तरह का जैसे समुद्र का पानी आपने देखा होगा, बहुत बड़े से उसके लहरें आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज टाइड. तो ऐसे ही बहुत लोगों में एक तरह से टाइड अरोज हो गया है, गुस्से की बहुत बड़ी सी एक ऐसे लहर आ गई थी लोगों में. And the Indian against this all over Indian against this act, the Gandhiji launched a satyagraha against it on 6th April 1919. He appealed to the Indians to follow hartal all over India against this act. Against the act, हड़ताल मतलब फिर से क्या है? एक टाइप का सत्याग्रह ही होता है. And the Indians responded to these appeals on a large scale. और इंडिया में हर जगह पर ये जो हड़ताल है गांधी जी ने जो स्टार्ट करवाया था, अपील किया था लोगों को करने के लिए, और वो सब जगह पर अब बहुत ही बड़ी अमाउंट में, बड़े संख्या में लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. आफ्टर वी हैव जालियनवाला बाग मैसर्स. तो अभी जालियनवाला बाग आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर ऐसे लोगों को सीधे से फायर करके मार दिया गया था. जो लोग कॉमन पीपल थे जहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और वहीं पर लोगों को बिना कोई परमिशन के, बिना इसके लोगों के ऊपर फायर किया गया, और बहुत सारे लोग वहाँ पर डेड हो गए थे, मर गए थे. तो इसके बारे में, जिसे हम जालियनवाला हत्याकांड भी हिंदी में कहते हैं, जालियनवाला हत्याकांड. अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे तो वो उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, आप लोगों को डिटेल में और इसके बारे में बताएंगे. The movements that arose against the Rowlett Act took over the fierce form in the province of Punjab. तो पंजाब में अभी ये ज़्यादा फैल रहा था. And the अमृतसर became the main center of this movement. और पंजाब में जो अमृतसर है, यहाँ पर ये जो मूवमेंट है बहुत ही आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा उसको मतलब उसकी लहर बहुत ज़्यादा फैल रही है. किसकी? जो रॉलेट एक्ट है उसकी. और उसके खिलाफ गांधी जी ने कहा हुआ है कि आप लोगों को उसके अपोज जाना है, हड़ताल करना है. तो यहाँ पर अमृतसर में ये बहुत मूवमेंट आगे बढ़ रही थी. एंड अमृतसर बिकेम द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट है? दैट इज़ द हड़ताल. The government had started a spate of suppressions. Gandhiji was prohibited from entering the province of पंजाब. अभी गांधी जी को पंजाब में एंट्री नहीं थी, प्रोहिबिट किया गया था उन्हें वहाँ आने के लिए. एंड द जनरल डायर, ये जो जनरल डायर है उसने ही फायर करने के लिए अलाउ किया था.
issued the order of a ban on public meetings in अमृतसर। और अमृतसर में पब्लिक मीटिंग मतलब अभी जैसे कोरोना में एक साथ में बहुत सारे लोग नहीं खड़ा एक साथ आ सकते हैं, तो इसे ऐसे ही तब भी था, लेकिन वो किस लिए था कि एक साथ लोग इकट्ठा होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और वो लोग कुछ शायद से प्लानिंग करेंगे गवर्नमेंट के अपोज, गांधी जी की बातों के ऊपर वो लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए लोगों को इकट्ठा आने के लिए प्रोहिबिट किया गया था, बैन किया गया था। और द इम्पोर्टेंट लीडर्स लाइक द डॉक्टर सत्यपाल एंड द डॉक्टर किटचेलू वर अरेस्टेड फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट्स इन अमृतसर हड़ताल केस। और ये दोनों को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया था, जो हड़ताल वो लोगों ने किया हुआ है अमृतसर में, इसके लिए उन्हें अरेस्ट किया है एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, तो उसके खिलाफ जाने के लिए। ऑन 13 अप्रैल 1919 ऑन अ बैसाखी डे, तब क्या था, बैसाखी जो पंजाबी लोगों का एक त्यौहार होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है उनका। द पीपल्स ऑफ द अमृतसर असेंबल्ड एट द प्लेस नेम जालियनवाला बाग, तो जालियनवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए हैं, ताकि जबकि इकट्ठा लोगों को होने के लिए बैन करवाया गया था, फिर भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और जनरल डायर अराइव्ड विद आर्म फोर्स, और जनरल डायर वहाँ पर अपने आर्म फोर्स के साथ में आ गए हैं। एंड द प्लेस वॉज इनक्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स एंड हैड ओनली वन स्मॉल गेट, और सब जगह से उसे क्लोज कर दिया गया था, और एक छोटा सा वहाँ पर गेट था जिसमें से लोग आ जा रहे थे। अभी वो गेट जो था उसे भी बंद कर दिया गया है, और दैट वॉज गेट, एक ही छोटा सा गेट था, और वहाँ से अगर लोग जाएंगे तो एक गेट में से जाओ, उसी गेट में से अंदर आओ, या एक साथ में 10 लोग वहाँ से नहीं जा सकते हैं। ऐसे में उसने क्या किया है, जनरल डायर पोजिशंस हिज आर्मी एंड क्लोज डाउन द ओनली गेट, और उसने वो ओनली गेट जो था, एक सिंगल गेट जो था छोटा सा था बहुत ही, उसे भी उसने बंद करवा दिया है। एंड विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिफिकेशंस टू द disarmed innocent people, he ordered his soldiers to fire। और वहाँ पर जो लोग आए थे वो कोई मतलब ऐसे उन्होंने कोई किसी टाइप का क्राइम नहीं किया हुआ है, ना वो लोग कोई गुनाह किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग इकट्ठा आए थे बिकॉज ऑफ द बैसाखी था, और लोग एक साथ में आकर वहाँ जालियनवाला बाग में वो लोग एक मीटिंग कर रहे थे, असेंबल हुए थे, एक साथ आए हुए थे। और ऐसे टाइम पर उसने जो इनोसेंट लोग थे, मतलब जो सर्वसाधारण लोग हैं, कॉमन पीपल है, उन लोगों के ऊपर उसने अपने आर्मी से, अपने सोल्जर्स से फायरिंग करवाई है। एंड 1660 राउंड्स हैड बीन फायर्स, और कितने 1660 राउंड्स उसने फायरिंग करवाई है। द आर्मी कंटिन्यूड फायरिंग अंटिल द एम्यूनिशंस वॉज ओवर। इन these massacres about 400 people including men and women were killed, many people were wounded, मतलब बहुत लोग जख्मी हो गए हैं। आफ्टर फायरिंग कर्फ्यू was announced and hence the immediate treatment to the injured could not be made available। और इसके बाद क्या हो गया, तुरंत ही कर्फ्यू लगवाया गया। कर्फ्यू मतलब लोग घर से बाहर पैर भी नहीं रख सकते हैं, कहीं पर यहाँ वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसे टाइम पर जो इंजर्ड लोग थे उन्हें ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रही है, मतलब इसीलिए क्या हो रहा था, बहुत सारे ज़्यादा लोग वहाँ पर डाई हो गए हैं, मोर पीपल डाइड इन दैट प्लेस। इन एंटायर पंजाब द मिलिट्री लॉ वॉज enforced and many were sent to jail by the government. General Michael O'Dwyer, the governor of Punjab, was responsible for these measures. All over India there was protest against this act, और पूरे इंडिया में इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया है एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मेसर्स। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अवे द टाइटल ऑफ सर बिस्टो, मतलब उन्हें जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हें गवर्नमेंट ने, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने सर ये एक टाइटल दिया था, उन्होंने उसे क्या कर दिया है, रिटर्न दे दिया है। ही bestowed on him by the British government. Later the Indians demanded for the inquiry
of these measures. Hence the British government appointed the Hunter Commission. ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया है, हंटर कमीशन अपॉइंट कर दिया है। अभी इसके आगे का लेसन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग आगे का वीडियो नहीं देखोगे तो आप पूरा लेसन समझ में भी नहीं आएगा एंड यू कैन नॉट आंसर प्रॉपरली। देयरफॉर ये वीडियो देखो, एक्सप्लेनेशन देखो और आगे के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियोस को शेयर ज़रूर करो और दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो। और बच्चों, मेरा जो राजेश किचन का चैनल है, राजेश किचन एंड मैनी मोर, उसे भी आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो उसे प्लीज़ एक बार आप लोग वो लिंक ओपन करो और वो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।